कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए, दुनिया के सबसे ज्यादा घुसपैठिए भारत में है। केवल 12 राज्यों में एसआईआर हुआ है और 12 करोड़ से ज्यादा फर्जी वोटर कट चुके हैं। तो जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है उसका पहला बड़ा फैक्टर है लव जिहाद, दूसरा बड़ा फैक्टर है लैंड जिहाद, तीसरा जो बड़ा फैक्टर है वो है घुसपैठ, चौथा बड़ा फैक्टर है धर्मांतरण और पांचवा बड़ा फैक्टर है जनसंख्या विस्फोट। 800 जिलों में से 200 जिलों में डेमोग्राफी पूरी बदल गई है। उन 200 जिलों में लव जिहाद नहीं होता जहां हिंदू खत्म हो गए, वहां लैंड जिहाद नहीं होता। भारत में 100 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो रखा है। 100 लाख एकड़ जमीन। घर मॉडर्न हो चाहे ना हो, घर सुरक्षित होना चाहिए। ऐसे देश विकसित हो चाहे ना हो, देश सुरक्षित होना चाहिए। मैं लव जिहाद को आतंकवाद से बड़ा खतरा मानता हूँ। हमें खतरा सारा का सारा कन्वर्टेड हिंदुओं से। बुरहान वानी कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। अफजल गुरु कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। याकूब मेनन कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। कन्हैया लाल को किसने मारा? एक्स हिंदुओं ने। कमलेश तिवारी को किसने मारा? एक्स हिंदुओं ने। घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। बांग्लादेश के बॉर्डर पे 2 काम होता है, एक तो यहाँ की गायें जाती हैं और दूसरा वहां से इंसान आते हैं। कि जब मुगल चले गए तो मदरसा क्यों चलना चाहिए भारत में? जब अंग्रेज चले गए तो कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी क्यों चलना चाहिए भारत में? ऐसा लगता है आपकी बातों को सुन के कि जैसे हम एक कुर्सी पर बैठे हैं और नीचे टिक 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 एक बम। समाधान उसका यही है, चीन जैसा कानून, इजराइल जैसा कानून। दुनिया के कई देशों में घुसपैठ करना इसको हीनस क्राइम माना गया और उसमें आजीवन कारावास की होती है। लेकिन घुसपैठियों की मदद करने का उससे भी बड़ा क्राइम माना गया, उसमें फांसी होती है। तो आपको 20 चूहा नहीं मारना, आप दरवाजा खोल दो स्टूडियो का और एक चूहे को मारो, 19 चूहे अपने आप डर के मारे भाग जाओ। बस कैले जो भारत में ओट जीवी नोट जीवी गद्दार बैठे हैं, इन पे कार्रवाई करिए। 150 करोड़ की आबादी में अगर हम 200 परिवारों को सुधार दें तो देश में शांति आ जाएगी। इस देश का विभाजन मजहब के आधार पे हुआ है। अगर अभी भी मजहब के आधार पे चीजें चलेंगी तो इस अगला विभाजन के लिए फाउंडेशन का काम करेगा। भारत में पॉपुलेशन तेजी के साथ बढ़ रही है, लेकिन बढ़ती हुई पॉपुलेशन क्या कोई ट्रेंड है या फिर कोई पैटर्न है? हमारे देश में डेमोग्राफी चेंज की बात हो रही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डेमोग्राफी चेंज की बात पर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और अगर आप डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं तो शायद आपके ऊपर कम्युनल होने का ठप्पा भी लग सकता है। भारत में सीएए से लेके एनआरसी और सिक्योरिटी कंसर्न सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है, इसी इन्फिल्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। लेकिन आज घुसपैठ से लेके इलीगल माइग्रेंट्स तक हर एक चीज पर हम बात करेंगे। बहुत सारे तथ्यों, इतिहास के साथ ये समस्या, इसकी मूल जड़ कहां पर रही, इसे समझने की कोशिश करेंगे। और पूर्णिमा स्पीक्स में हमारे साथ आज एक बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, अश्विनी जी। अश्विनी जी आपको पीआईएल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अश्विनी जी सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वक्ता भी हैं और अश्विनी जी के साथ आज इसी डेमोग्राफी चेंज, बढ़ती हुई पॉपुलेशन, इलीगल माइग्रेंट्स की तह तक जाएंगे। अश्विनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पूर्णिमा स्पीक्स में। अश्विनी जी, डेमोग्राफी की जब भी बात होती है तो माहौल गरमाने लगता है, लोग बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। संभवतः आप जब डेमोग्राफी की बात करेंगे तो आपके ऊपर कम्युनल होने का ठप्पा भी लग जाएगा। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि डेमोग्राफी आखिर है क्या, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोग्राफी का मतलब ये हुआ कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ पे कितने लोग वहाँ का कल्चर फॉलो करते हैं, कितने लोग वहाँ का त्यौहार मनाते हैं, कितने लोगों की वेशभूषा वहाँ की है, कितने लोगों की सोच वहाँ की है और कितने लोगों की सोच अलग है, कितने लोगों की सोच विदेशी है या बाहर की है। इससे हम एक डेमोग्राफी को समझने की कोशिश करते हैं। और डेमोग्राफिक इम्बैलेंस होने से भारत पिछले 2000 सालों से परेशान है। भारत में डेमोग्राफी बदली इसलिए पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हुए और डेमोग्राफी बदली इसलिए पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हुए। और डेमोग्राफी अभी भी बदल चुकी है। मेरी पीआईएल चल रही है, घुसपैठ के ऊपर है, धर्मांतरण के ऊपर है, लव जिहाद के ऊपर है, पॉपुलेशन के ऊपर मेरी पीआईएल है। तो मैंने वहाँ आंकड़े से बताया है कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई, यानी 25% स्टेट्स की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में कुल 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, यानी 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई, यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत के बॉर्डर पे टोटल 300 तहसीलें हैं। आपका हिमाचल बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर, उत्तराखंड बॉर्डर, यूपी बॉर्डर,
आगे बढ़िए, बिहार बॉर्डर, फिर त्रिपुरा बॉर्डर, बंगाल बॉर्डर, असम बॉर्डर, फिर गोवा बॉर्डर, महाराष्ट्र बॉर्डर, गुजरात बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर। हमारे बॉर्डर पे टोटल 300 तहसीलें हैं और इसमें 300 की डेमोग्राफी बदल गई है। यानी बॉर्डर के अंदर के तो 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदली है, लेकिन बॉर्डर के 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदली है। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। ये 2011 की पॉपुलेशन जो हुई थी, सेंसस हुआ था, उसके आंकड़े हैं। नया वाला जब आएगा, अभी सेंसस शुरू होगा, मुझे लगता है इसके बाद और भी चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे और भी खतरनाक आंकड़े आएंगे। और डेमोग्राफी बदली इसलिए फ्रांस जल रहा है। डेमोग्राफी बदली दुनिया में जहाँ जहाँ वहाँ अराजकता फैली है। डेमोग्राफी बदली इसलिए शांत, समृद्ध, खुशहाल 90% पारसी पॉपुलेटेड पर्शिया ईरान बन गया। फिर ईरान के 2 टुकड़े हो गए, ईरान और इराक हो गया। डेमोग्राफी बदली इसलिए दुर्योधन का ननिहाल, जहाँ से माता गांधारी आई थी, शांत, समृद्ध, खुशहाल था, वो अफगानिस्तान कहलाता है। 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू, जो कश्मीरी ब्राह्मण थे, वो वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आज की डेट में उस अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, बहन बेटियों की क्या हालत है, अपनी पसंद से रह नहीं सकती, अपनी पसंद से कपड़े नहीं पहन सकती, मेकअप नहीं कर सकती, ब्यूटी पार्लर में नहीं जा सकती, स्कूल में नहीं जा सकती, कॉलेज में नहीं जा सकती है। तो जब डेमोग्राफी बदलती है तो ये त्यौहार भी बदलते हैं, विचार भी बदलते हैं, कस्टम भी बदलता है, संस्कृति भी बदलती है, वेशभूषा भी बदलती है, सोच बदल जाती है। डेमोग्राफी बदलने का कारण ये है। डेमोग्राफी बदली इसलिए राजा भरत का ननिहाल, जहाँ से माता कैकेयी आई थी, अब वो पाकिस्तान कहलाता है। पेशावर वही जगह है जहाँ पे कैके हुआ करता था, कैके नरेश बैठा करते थे, जो राजा भरत का ननिहाल था। और उस पाकिस्तान में बहन बेटियों की क्या हालत है और गैर मुस्लिम्स की क्या हालत है, सबको पता है। डेमोग्राफी बदली इसलिए बंगाल के 2 टुकड़े हो गए, एक ईस्ट बंगाल बना, एक वेस्ट बंगाल बना। वेस्ट बंगाल हमारे पास है, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश कहलाता है। डेमोग्राफी बदली इसलिए पंजाब के 2 टुकड़े हो गए, एक ईस्ट पंजाब बना, एक वेस्ट पंजाब बना। एक पंजाब हमारे पास है, दूसरा पंजाब पाकिस्तान कहलाता है। डेमोग्राफी बदली इसलिए कश्मीर में नरसंहार हुआ और कश्मीर में हिंदू खत्म हो गए। तो डेमोग्राफी बदलाव, डेमोग्राफी बदलने से राष्ट्रांतरण होता है, त्योहार बदलता है, विचार बदलता है, संस्कृति बदलती है, कस्टम बदलता है, एजुकेशन सिस्टम बदलता है, सब कुछ बदल जाता है। इसलिए कहते हैं डेमोग्राफी इज द डेस्टिनी। अगर आपको अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाना है तो डेमोग्राफी में बदलाव को रोकना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि टुकड़े हो जाते हैं, मतलब जो मैं प्रिसाइसली डेमोग्राफी से समझ पाई हूँ कि बढ़ता जाता है, अलग हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा टैबू क्यों है डेमोग्राफी चेंज पर बात करना? मैंने जो एक लाइन बोली कि आप डेमोग्राफी के बारे में बात करेंगे, बदलती डेमोग्राफी के बारे में बात करेंगे, तो आपके ऊपर कम्युनल होने का ठप्पा लग जाएगा। तो क्या करें, सब मुंह बंद करके बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं बंद करना चाहिए। सच बात तो कड़वी हो तो भी बार बार बोलना चाहिए, और मीठा कितना ही झूठ हो उसको नहीं बोलना चाहिए। मीठे से शुगर होती है, कड़वी बात कड़वी नीम कड़वी होती है, लेकिन उससे बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। आपने मुझे बुलाया है और इस कड़वे विषय के ऊपर आप बात कर रही हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और आप सब लोगों से भी आग्रह कर रहा हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक फॉरवर्ड करिए, और आपके इस वीडियो पूरा देखने के बाद आपके विचार क्या हैं वो भी शेयर करिए। जितने मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं ये सब सरकारी आंकड़े हैं। जितने मैं आंकड़े दे रहा हूं ये सब मैंने एफिडेविट पे दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। और जैसे मैंने जब 2017 में पीआईएल फाइल किया घुसपैठ के ऊपर, 2017 में, कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए, दुनिया के सबसे ज्यादा घुसपैठिए भारत में है, 5 करोड़ 2017 में 5 अब तो 2026 चल रहा है, 16-17 में। और राज्यवार दिए थे तो लोग नहीं मानते थे, कहते थे ये तो ऐसे फालतू बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बेसलेस आंकड़े हैं। आज की डेट में, उस समय घुसपैठ कोई मुद्दा भी नहीं था। मुझे बहुत खुशी है आज की डेट में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, और झारखंड में मुद्दा बना, पूरे देश में घुसपैठ मुद्दा बन चुका है। महाराष्ट्र में बना, बंगाल में बना, असम में बना, बड़ा मुद्दा बन गया। मैंने जब एसआईआर की पीएल फाइल किया था तो मैंने कहा था भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर हैं, तो तब भी लोग नहीं मान रहे थे। और जानती हैं अभी तक केवल 12 राज्यों में एसआईआर हुआ है और 12 करोड़ से ज़्यादा फर्जी वोटर कट चुके हैं। अब लोग मान रहे हैं। मतलब फर्जी वोटर कितने थे कि कलकत्ता की गुलशन कॉलोनी में 2 लाख वोटर थे, और जब एसआईआर हुआ तो केवल 12,000 वोटर बचे मिले, वहाँ पे 1,88,000 कट गए। तो ये लोग अब धीरे धीरे लोग मानने लग गए। तो हम जो बात कहते हैं 5 साल 6 साल के बाद लोग उस पर गंभीरता के साथ चर्चा करते हैं, लेकिन कम से कम वो आंकड़े सही आते हैं। मेरी पीआईएल है कि भारत में प्रतिदिन 1,000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं पर डे। तो लोग नहीं मान रहे थे।
बाद में पार्लियामेंट में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने बताया कि साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं है, गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं, पार्लियामेंट को बताए गए आंकड़े हैं। 2019 से 2021 में यानी 3 साल में 13.5 लाख बहन बेटियां गायब हुई हैं। तो ऑन एन एवरेज 4.5 लाख हो गया। अभी वो आंकड़ा और बढ़ के 5 लाख हो चुका है। ये जो 5 लाख बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं, इसमें से 1.5 लाख वापस मिलती हैं पुलिस के प्रयास के बाद, परिवार के प्रयास, 3.5 लाख नहीं मिल रही है। तो ये कहाँ जाती है? कन्वर्ट, लफ्ज़-ए-हात, ट्रैप, नाम बदल गया, पहचान बदल गई, सब कुछ बदल गया। ऐसे में एक मेरी PIL है धर्मांतरण के ऊपर, उसमें मैंने आंकड़े दिए हैं कि प्रतिदिन 1500 परिवार कन्वर्ट होते हैं। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं। और प्रतिदिन 10,000 का मतलब साल में 40 लाख हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं। जब मैंने वक्फ एक्ट की PIL फाइल किया था, वक्फ एक्ट पहले आम जनता की कोई बहुत विषय नहीं था। तो कोर्ट में भी लोग सब चौंक गए कि मैंने तो 10 लाख के आंकड़े कैसे दे दिए। मैंने अपनी PIL में कहा था कि भारत में वक्फ बोर्ड ने 10 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा किया हुआ है, राइट। और मुझे खुशी है कि जब पार्लियामेंट की डिबेट हुई तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि 40 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा है, वक्फ बोर्ड के पास 40 लाख एकड़ जमीन है। तो मैंने आंकड़े 10 लाख के दिए थे, निकले कितने? 40 लाख। मैंने SIR में फर्जी वोट के आंकड़े दिए थे 5 लाख, 12 लाख निकल चुके हैं। और अभी पूरे देश में SIR होगा तो 20 लाख तक जाएगा, 20 करोड़ तक जाएगा, सॉरी 20 करोड़ तक जाएगा। मैंने 5 करोड़ बताए थे, 20 करोड़ तक जाएगा। भारत में 100 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो रखा है, अवैध कब्जा। 100 लाख एकड़ जमीन पर भारत में अवैध कब्जा है। 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। 40 लाख एकड़ जमीन पे चर्च और मिशनरियों का अवैध कब्जा है। और 20 लाख एकड़ जमीन पे मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बना के कब्जा हुआ है। जबकि मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बनाना और मजार, दरगाह और पक्के कब्रिस्तान पे जाना, ये दोनों हराम है। इसलिए आपको अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में एक भी मजार नहीं मिलेगी। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में एक भी दरगाह नहीं मिलेगी। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। यहाँ पे लगभग 20 लाख एकड़ ज़मीनों पे मज़ार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान। तो जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है उसका पहला बड़ा फैक्टर है लफ्ज़-ए-हात, दूसरा बड़ा फैक्टर है लैंड-ए-हात, तीसरा जो बड़ा फैक्टर है वो है घुसपैठ, चौथा बड़ा फैक्टर है धर्मांतरण और पांचवां बड़ा फैक्टर है जनसंख्या विस्फोट। भारत में प्रतिदिन 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। साल में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। एक 5 साल में लगभग 17 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ लोगों को घर देती है ना, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। जब तक 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, 10 करोड़ बेरोजगार बढ़ जाते हैं। 2 लेन की सड़क बनती है, 4 लेन की ट्रैफिक सड़क पे आ जाती है। भारत में जनसंख्या विस्फोट का दुष्परिणाम यह है कि 800 जिलों में से 50 जिलों में पानी खत्म हो चुका है, जीरो। वहाँ के लोग गड्ढे से और तालाब का पानी पी रहे हैं, पीने लायक पानी वहाँ बचा नहीं है। 200 जिलों में ग्राउंड वाटर जो लगभग 50 फीट नीचे था वो 200 फीट नीचे चला गया है। हम नोएडा में बैठे हुए हैं, यहाँ पे आज के 25 साल पहले जो ग्राउंड वाटर था वो 60 फीट के आसपास था। आज इस नोएडा में जो ग्राउंड वाटर 200 फीट नीचे जा चुका है। 300 फीट के बाद पानी नहीं मिलता, तो यानी जो 100 फीट और हमने खोद लिया, उसको खींच लिया, फिर ये नोएडा वीरान हो जाएगा। ये जो बड़ी बड़ी कोठियाँ, हवेली, बंगले बने हैं, सब यहाँ से जाना पड़ेगा या बाहर से जो वही गंगा वाटर आ रहा है हरिद्वार वाला, वही पीना पड़ेगा। तो भारत, ये जो 5 समस्या है, लफ्ज़-ए-हात, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट, लैंड-ए-हात, इससे केवल डेमोग्राफिक इम्बैलेंस नहीं हो रहा है, इससे हमारे लिए आगे सर्वाइवल का बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। इसलिए इसको रोकना जरूरी है। ऐसा लगता है आपकी बातों को सुन के कि जैसे हम एक कुर्सी पर बैठे हैं और नीचे टिक 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 एक बम है। बस वो कब ब्लास्ट होगा इंतजार उसका है। लेकिन इंतजार क्यों है? क्योंकि आप चले जाइए सारी की सारी मुस्लिम कंट्रीज में, आपने अभी एग्जाम्पल दिया, बाकी भी कंट्रीज अदरवाइज इस पर खुलकर बात करती हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन लेती हैं, सब कुछ करती है। तो उनके यहाँ पर उनको कोई काउंटर करने वाला नहीं होता, कहता भाई क्यों कर। हमारे यहाँ तो कहते हैं हम राष्ट्रीय हित की बात करते हैं, हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। डेमोग्राफी को, बदलती डेमोग्राफी को हम राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ खतरा देखते हैं, तो हमारे यहाँ समस्या होने लगती है। हमारे यहाँ समस्या उन लोगों को है जिनको एन किन प्रकार सत्ता चाहिए। सत्ता उनको क्यों चाहिए? सत्ता सेवा करने के लिए नहीं चाहिए। सत्ता उनको चाहिए मोटा माल कमाने के लिए, 1 2 का 4 करने के लिए। अब उसका समाधान क्या है? अच्छा, ये कितने हैं? टोटल भारत में 200 परिवार हैं। मतलब 150 करोड़ की आबादी में अगर हम 200 परिवारों को सुधार दें, उनको ऐसा कर दें कि वो यहाँ से भारत छोड़ के भाग जाएं, ऐसी व्यवस्था कर दें, तो देश में शांति आ जाएगी। सारी अराजकता यही 200 परिवार फैलाते हैं। 2-3 परिवार कश्मीर में है,
3 परिवार आपके हरियाणा में है, आपके 2-3 परिवार आपके पंजाब में है, 2-3 परिवार आपके यूपी में है, 2-3 परिवार आपके बिहार में है, झारखंड में 2 परिवार है, बंगाल में 2 परिवार है, तमिलनाडु में 3 परिवार है। तो अगर आप ऐसे उठा के देखिए तो हमारे यहाँ हर एक राज्य में आपको 2-3 परिवार मिलेंगे, वही जाति का जहर घुलवा रहे हैं, वही भाषा का जहर घुलवा रहे हैं, वही क्षेत्र का जहर घोलते हैं या दूसरों से घुलवाते हैं, वही मजहबी उन्माद को प्रमोट करते हैं, वही अपीजमेंट को प्रमोट करते हैं। ये जो 200 परिवार है यही घुसपैठियों के लिए कवर फायर देते हैं। ये जो 200 परिवार हैं इनके जो चेले चपाटे हैं, चाहे वो सांसद विधायक जो भी हैं, मतलब पत्रकार कलमकार जो भी हैं, ऐसे लोगों ने पत्रकार कलमकारों को भी अपना चेला चपाटा बना रखा है। ये 200 परिवार अगर ठीक हो जाएं तो देश में शांति आएगी। और ये 200 परिवार कैसे ठीक होंगे? समाधान यह है कि इनके पास बेनामी प्रॉपर्टी खूब है, इनके पास काला धन खूब है, इनके पास भारत के अंदर भी बेनामी प्रॉपर्टी है, विदेशों में बेनामी प्रॉपर्टी, इनको पकड़ पकड़ के इनको जेल में डाला जाए। लेकिन अभी हमारा जो कानून है वो बहुत घटिया है, सड़ा हुआ है, उससे उनको पता है कि ज़्यादा कुछ होगा नहीं, उनको जमानत मिल जाएगी। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, न किसी को फांसी हुई, न किसी की सिटीजनशिप खत्म हुई, न किसी को 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, न किसी को फांसी, न किसी की सिटीजनशिप खत्म हुई, न किसी की मतलब प्रॉपर्टी जब्त हुई, उनको पता है। तो सरकार को तत्काल चीन जैसा कानून बनाना पड़ेगा। चीन में भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करते हैं, उनकी सिटीजनशिप खत्म करते हैं और उनको साल भर के अंदर उठा के फांसी दे देते हैं। इसीलिए वहाँ पे चीन में मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सच बोलती हैं, झूठे वादे नहीं करती, झूठे आरोप नहीं लगाती, झूठा पूरा अराजकता नहीं फैलाती। चीन का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता देश के खिलाफ विद्रोह नहीं करता, घुसपैठियों की मदद नहीं करता, मतलब कुछ करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि पता है अगर कानून ऐसा खौफ है वहाँ पे कि अगर पकड़ा जाएगा सीधे जेल जाएगा। तो इसलिए वो ईमानदारी से लोग वहाँ पॉलिटिक्स करते हैं। हमारे देश में सत्ता की खातिर लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। सत्ता की खातिर बॉर्डर पे फेंसिंग के लिए ज़मीन नहीं दी जाती, सत्ता की खातिर बॉर्डर पे दीवार नहीं बनाने दी जाती, सत्ता की खातिर घुसपैठियों की मदद की जाती है, उनके डॉक्यूमेंट बनवाए जाते हैं। तो ये सब कुछ जो चल रहा है भारत में, अशांति, अराजकता, इसके लिए 200 परिवार जिम्मेदार हैं। और 200 परिवार इसलिए भारत में सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है यहाँ का कानून घटिया है, यहाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन जब माइग्रेंट्स की आप बात करते हैं तो फिर नेचुरल माइग्रेंट्स और लीगल और इलीगल माइग्रेंट्स दोनों की अलग अलग वैरायटी है जी। अब लीगल माइग्रेंट्स क्या उसी आंकड़े में आते हैं जो आपने अभी बताया, या वो इससे अलग है? देखिए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की बात है। जब आप लीगल माइग्रेंट्स की बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स की बात होती है, जब आप इलीगल माइग्रेंट्स की बात करते हैं तो वो सिक्योरिटी कंसर्न होता है। देखिए, भारत में एक और भी कैटेगरी है, वो लीगली आए और यहीं रुक गए इसलिए वो इलीगल हो गए। आए वो बांग्लादेश से, म्यांमार से टूरिस्ट वीज़ा पे 1 महीने रहेंगे और उनको पता है यहाँ 1 महीने रहो, 3 महीने रहो, यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है कि आपकी मॉनिटरिंग चलती रहे कि आपका 1 महीने पूरा हुआ तो फट से अलर्ट बच जाए, फट से जो है आपको पकड़ लिया जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। रिपोर्ट कर दिया, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, यहाँ से वहाँ से लोग आते हैं, आते लीगली हैं लेकिन यहीं रुक जाते हैं, जाते नहीं हैं। ऐसे वेस्ट कंट्रीज से मिशनरी जाती हैं चर्चेज में और आती हैं और फिर यहीं कन्वर्जन करना शुरू कर देती हैं। आती हैं 15 दिन का वीज़ा लेके, 1 महीने के वीज़ा लेके भारत भ्रमण के लिए, और फिर वो जाती हैं किसी ट्राइबल एरिया में, छत्तीसगढ़ में या झारखंड में जाती हैं, वहाँ अपना काम शुरू कर देती हैं। तो आप उनको किस कैटेगरी में रखोगे? आए तो लीगली थे लेकिन वो भी इलीगल हो गए। इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ पे लीगल माइग्रेंट नगण्य हैं, संख्या में नगण्य हैं। ये जो भी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो आए लीगली, यहीं रुक गए तो इसलिए वो इलीगल हो गए, और ज़्यादातर तो ऐसे हैं जो असम के बॉर्डर से, बंगाल के बॉर्डर से, त्रिपुरा के बॉर्डर से पे सीधे नाव से अंदर घुस जाते हैं। कई जगह तो ऐसा है कि नदी भी नहीं है, सीधे केवल खेत है, बस इस खेत से उस खेत में आना है, ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ जो मेजॉरिटी है, जो 5 करोड़ के मैं आंकड़े दे रहा हूँ, इसमें 99% इलीगली हैं। बट फेंसिंग होगी? नहीं, अभी पूरा फेंसिंग नहीं है। लगभग मेरे समझ से 500 किलोमीटर के आसपास अभी भी फेंसिंग बाकी है। अच्छा, मैं एक बुक पढ़ रही थी, पूर्व BSF के अधिकारी हैं, बांग्लादेश माइग्रेंट्स अ थ्रेट टू इंडिया। इस पर उन्होंने एक किताब लिखी, PK मिश्रा साहब की तरफ से किताब लिखी गई थी। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज बताया, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि भारत बांग्लादेश की सीमा 4000 किलोमीटर से ज़्यादा है और स्थितियाँ बहुत जटिल हैं,
तो एक साइलेंट डेमोग्राफी चेंज बहुत पहले से होना शुरू हुआ जो आपने जिक्र किया, लेकिन क्योंकि जटिलता इतनी ज़्यादा है, ऐसे ऐसे कॉर्नर्स हैं जहाँ हर जगह नज़र रख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए इतना ये आसान हुआ कि आप इलीगली माइग्रेट करो या लीगली माइग्रेट करो और फिर उसके बाद आप रहने लगो, और उन्हें फाइन करना, उन्हें डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हुआ। उसके पहले असम में गवर्नर थे जनरल सिन्हा, 90s में। हाँ? उन्होंने अब से 25-30 साल पहले एक रिपोर्ट सौंपी थी और एज ए सिटिंग गवर्नर उन्होंने सिटिंग प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सौंपी थी कि क्या हो रहा है असम में। भाई असम के 10 जिलों में हिंदू लगभग खत्म हो चुके हैं, चाहे वो धुबरी वाला एरिया हो या जो पूरा बॉर्डर वाला एरिया, वहाँ लगभग कहीं पे हिंदू 8% है, कहीं 10% है, कहीं 12% है, लगभग पूरा जिला का जिला चेंज हो चुका है। बंगाल की यही सिचुएशन है, लगभग 1/3 जिले बंगाल पूरी तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो गई है। असम के लगभग 1/3 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, उसमें से 10-12 जिले में तो कंप्लीट चेंज हो गई है, बाकी में 50-50 का रेशियो है या 60-40 का रेशियो है या इस तरीके से 30 और 70 का रेशियो इस तरीके से चेंज हुआ है। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ के पॉलिटिशियन को सत्ता के लिए एक रिजर्व अपना वोट चाहिए, एक पर्टिकुलर। भाई विधायक में विधानसभा में वोट जीत का हार कितना होता है? 20,000, 10,000, 15,000 से होता है। तो अगर उस विधानसभा में उनको एक 20,000 वोटर का एक मुश्त वोट मिल जा रही है तो उनका लगातार विधायक रहना एकदम पक्का हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आपका लोकसभा में। तो इन बॉर्डर में पर्टिकुलरली असम और बंगाल में जो पॉलिटिशियंस थे, पॉलिटिकल पार्टियां, उन्होंने अपना अपना चंक इकट्ठा कर लिया और उन्होंने उनको फैसिलिटेट किया। शहरों में बसाने में तो चलो पार्क में जहां जगह खाली थी वहां बसा दिया, झुग्गी बनवा दिया, ये कर दिया। गांव में बाकायदा उनको फैसिलिटेट किया है। गांव में उन्होंने शुरू में क्या किया कि पहले लेबर मिस्त्री वाला काम शुरू किया गांव में घर बनाने में। गांव के लोग बड़े सीधे साधे भी होते हैं, बड़े समझदार हैं, उनको लगता है ठीक है लेबर मिस्त्री है तो लेबर मिस्त्री ज्यादा कहाँ के हो भैया, बंगाल के हैं तो ठीक है बंगाल का ही होगा, तुम कहाँ के भैया बिहार के हैं तो बिहार का ही होगा, ऐसा मान लेते हैं, ज्यादा शक वक नहीं करते। गाँव के लोग बड़े सीधे होते हैं। इवन हमारे गाँव में प्रयाग कराने वालों, हमारे उस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में जो लेबर मिस्त्री का काम कर रहे हैं वो है बांग्लादेशी हैं, लेकिन गांव के लोगों ने उनको रहने दे दिया है। कहीं गांव के ऊसर जमीन होती है, बंजर जमीन होती है, खेल का मैदान होता है, ऐसे बहुत सारी जमीन वहाँ पड़ी होती है, खाली होती है, वहाँ जाके बस लिया। वहाँ पहले झुग्गी बनाई, फिर थोड़ा घर बना लिया, फिर 2 कमरे बना लिए, फिर धीरे धीरे उन्होंने वहाँ के लोकल प्रधान से संपर्क करके 3-4 डॉक्यूमेंट बनवा लिया, और जब डॉक्यूमेंट बनवा लिया तो फिर वहीं बटाई, खेत बटाई पे लेना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ नहीं रहते, खेत उनका है तो बटाई पे देना शुरू कर दिया। और अब तो उन्होंने वहाँ 2-2 बिस्वा, 3-3 बिस्वा जमीन खरीद लिया है, 4-4 बिस्वा जमीन खरीद लिया है। इसका सबसे बड़ा कारण था घुसपैठ का। ये 1946 का बना हुआ घटिया फॉरेनर एक्ट, इतना सड़ा हुआ कानून, इतना घटिया कानून। अगर जब चाइना ने अपना फॉरेनर एक्ट चेंज किया था, हमने बदल दिया होता तो हमारे इतने 5 करोड़ नहीं आते, हमारे यहाँ 5,000 होते। लेकिन हमारा कानून ये नहीं बदला गया, लंबे समय तक चल, 2025 में आके बदला गया। उसका नतीजा था कि सबको पता था, जो भारत के अंदर बैठे हैं घुसपैठियों के मददगार, उनको भी पता है कानून सड़ा हुआ है, लूप होल क्या है, और बाहर वालों को भी पता है लूप होल क्या है। तो अंदर आते गए। करप्शन एक बड़ा रूट काज है इन्फिल्ट्रेशन का। घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। पैसा दो, 2,000 रुपए वहां पे फिक्स रेट है, 2,000 रुपए दिया, उसी में थोड़ा सेटिंग वेटिंग करके, हाँ 2,000 रुपए में आ जाते हैं। देश की सुरक्षा की कीमत मात्र 2,000 रुपए। एक बीएसएफ का कमांडेंट पकड़ा गया, उसके पास 22 करोड़ रुपए मिले, 22 करोड़। तो वहां पे गाय जाती है और इंसान आते हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर पे 2 काम होता है, एक तो यहाँ की गाय जाती हैं और दूसरा वहां से इंसान आते हैं। तो गाय जाने का भी अपना 500 रुपए और इंसान आने का 2,000 रुपए। ये जो खेल चल रहा है ये बहुत बड़ा खतरा है। तीसरा जो सबसे मतलब इन घुसपैठियों के लिए जो कहते हैं मुगली घुट्टी मिल गई उनको, जीवन घुट्टी जिसको बोलते हैं, वो है आधार एक्ट। इस कानून में सेक्शन 3 है, वो सबसे बड़ा घुसपैठियों के लिए रामबाण साबित हुआ। ये कानून ये कहता है जो भी व्यक्ति भारत में है, जो भी नागरिक नहीं, भारत में दो कैटेगरी है, सिटीजन, पर्सन। तो नागरिक की बात नहीं कर रहा है ये कानून, जो भी व्यक्ति, यानी वो भारत का है या पाकिस्तानी है, अफगानिस्तानी है, किसी हाँ, अगर वो 182 दिन भारत में रह गया है तो आधार बनवा सकता है। 182 days and you're eligible for आधार, राइट। और आधार के लिए आपको प्रूफ कौन देगा कि 182 डेज रह गया? उसके लिए पार्षद लिख के दे दे 182 दिन से हमारे इस वार्ड में रहता है। ग्राम प्रधान लिख के दे दे कि मेरे गांव में
6 महीने से 182 दिन मतलब 6 महीने ना, 6 महीने से हमारे गांव में रह रहा है। या कोई मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट बना के दे दे कि हमारे मकान में 6 महीने से रह रहा है, वो 3 डॉक्यूमेंट पर्याप्त है आधार बनवाने के लिए। आधार कोई पोस्ट ऑफिस में तो बन नहीं रहा है कि वहां सरकारी जो पोस्टमैन है कुछ ज्यादा जांच वांच करेगा, तहसील में तो बन नहीं रहा कि पेशकार तहसीलदार कुछ जांच करेंगे। आधार कॉमन सर्विस सेंटर पे बन रहा है, और आधार में भारतीयों का आधार बनाने पे 100 रुपये मिलता है, बांग्लादेशी उनको 2000 दे रहे हैं। तो जो कॉमन सर्विस सेंटर खोल के बैठा है उसको फायदा किसमें है? घुसपैठियों का आधार बनाने में, भ्रष्टाचार। तो 2000 रुपये में आधार बन गया। जैसे ही आधार बन जाता है उसके बाद वो तहसील के दलाल को पकड़ते हैं। तहसील में तो आंख बंद करके राशन कार्ड इशू हो रहा है। 2000 रुपए पकड़ाओ, उसके बाद उनके आंख पे पट्टी पड़ जाएगी, किसी नहीं देखेंगे सामने वाला कौन है। पर अश्विनी जी, अगर आधार बन गया, हाँ, तो आधार बन गया तो मतलब आधार हो गया। पर आपका हाँ, अधिकार आधार हो गया। बन गया तो वहीं से पूरी चेन बनती है। हाँ। आधार बन गया, आधार दिखा के राशन कार्ड बन गया। जब 2 डॉक्यूमेंट हो गया, नगर निगम के दलाल को पकड़ा, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे दिया। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया, आरटी ऑफिस के दलाल को पकड़ा, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बन गया। और जब उसके पास 4 डॉक्यूमेंट हो गया, फिर उसने उस पार्षद प्रधान को पकड़ा जिसने वादा किया था कि हम तुम्हारा डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, तुम हमें इसके बदले वोट देना। वो कोई न कोई इलेक्शन आता है, फॉर्म 6 भरवा दिया, वोटर लिस्ट में नाम आ गया। मतलब 10 से 12,000 रुपए में ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी 4-5 कागज बनवा लेते हैं, वोटर बन जाते हैं। और वोटर बनने के बाद तो सब योजना उनकी हो गई ना। आप मुफ्त में राशन लेना, मुफ्त में मकान लेना, मुफ्त में लोन लेना, आयुष्मान कार्ड लेना, उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ने लग गए, उनके जो है वजीफा शुरू हो गया, उनको बच्चों को ड्रेस मिलना शुरू हो गई गरीबी रेखा के नीचे के कारण। केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का लाभ, राज्य सरकार की सारी योजनाओं का लाभ, इसके अलावा माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है अलग से, उसका और सारा लाभ। तो आज की डेट में घुसपैठियों के पास 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, हमें ढूंढना पड़ता है कि यार वो आधार कहाँ रखा। ये 5 डॉक्यूमेंट एकदम रेडी रखते हैं। जब कोई आए, लो भैया देखो हमारे पास 5 डॉक्यूमेंट। और अब ये बड़े प्लान्ड वे में तहसील में जाके, गांव में किसानों से या जैसे भी है, एक तो उनके पास सारे डॉक्यूमेंट हो गए, तो जिस पार्षद प्रधान ने उनको बसाया, गांव में प्रधान के पास अधिकार होता है पट्टा करने का, कि जिसके पास जमीन नहीं है उसको वो पट्टा देते हैं। जैसे ये व्यवस्था लगी हुई, जो हमारे मुसहर हैं, जो हमारे ट्राइबल्स हैं, जो भूमिहीन हैं, उनको पट्टा किया जाएगा। ये काम वो वो प्रधान कर रहे। ये प्रधान जानते हुए कि ये घुसपैठिया है, लेकिन उनको वोट करता है, वो पट्टा भी देते जा रहे हैं। और जब आप भारत में 5 कागज के मालिक हो गए, ऊपर से आपने जमीन के और मालिक हो गए, आप भूमिहर हो गए। अब आपको कैसे निकाले? 5 कागज तो सरकार चलो एक नोटिफिकेशन लाके कैंसिल कर सकती है, जमीन कैसे कैंसिल करेगी? जमीन के लिए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लड़ाएगा, फिर हाई कोर्ट लड़ाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाएगा। तो ये बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने आ रहा है। ये घुसपैठिए बड़े प्लान्ड वे में, जो थोड़ा अच्छा कारोबार कर गए हैं वो शहरों में जमीन ले रहे हैं, चाहे वो 20 फीट ले रहे हैं, चाहे 50 फीट ले रहे हैं। जो नहीं है वो गाँव में जाके जमीन ले रहे हैं। और केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा ये घुसपैठिए उठा रहे हैं। राज्य सरकार की सारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। और लगभग आप ये देखो, जो इतने आज की डेट में जो 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, ऐसा नहीं सारे भारतीय हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या में यही है। और इनके तो 12-12 बच्चे होते हैं, 14-14 बच्चे होते हैं, 16-16 बच्चे का परिवार मैंने देखा। आपको ज्यादा नहीं करना, आप मेरे साथ चलो किसी दिन दिल्ली के मजनू के टेला के पास चलो, आप बवाना चलो आप, ठीक है। आप महिपालपुर में रंगपुरी पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे जाके देखो, इनकी घुसपैठियों की बस्ती है। यहाँ मथुरा में, ये ओखला में, जो यमुना जी के किनारे एक बहुत बड़ी इनकी बस्ती है। सरिता बिहार में एक बहुत बड़ी इनकी बस्ती है। वहां जाके देखो, एक झुग्गी में 16-16 बच्चे, 18-18 बच्चे। लेकिन हियर आई डिसएग्री अश्विनी जी, क्योंकि प्यू की जो रिसर्च है, प्यू की रिसर्च जो है, वो क्लियरली फर्टिलिटी रेट पे इंडिकेट करती है कि वो हिंदुओं का भी घटा है और वो मुसलमानों का भी घटा है। तो फिर ये बार बार घूम फिर के कि इनके 16 बच्चे पर क्यों आ जाता है? मैं आपको बता रहा हूँ, प्यू मुझे नहीं पता कितने जिलों में जाके रिसर्च करता है और प्यू के कितने लोग भारत में काम करते हैं। और प्यू की रिसर्च 2011 के सेंसस पर बाकी तो उनके पास कोई है नहीं। मैं भारत के 800 जिलों में 500 जिलों में जा चुका हूँ। मैं हर साल 150 दिन मैं केवल घूमता ही रहता हूँ। मैं हर सैटरडे संडे, पूरी गर्मी की छुट्टी, पूरी ठंडी की छुट्टी, सुप्रीम कोर्ट 190 दिन काम करता है ना, उसके बाद मैं दिल्ली में रहता ही नहीं हूँ। और मैंने अपने जहाँ भी मैं जाता हूँ, मेरा 2 घंटे का कार्यक्रम होता है, लेकिन मैं पूरे 1 दिन रहता हूँ। मेरे पास वहाँ पर्याप्त टाइम होता है, तो मैं लोगों से बात करता हूँ, चलो मुझे दिखाओ। कड़वी सच्चाई है
कि डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। समाधान उसका यही है, चीन जैसा कानून, इजराइल जैसा कानून। दुनिया के कई देशों में घुसपैठ करना इसको हीनस क्राइम माना गया है और उसमें आजीवन कारावास की होती है। लेकिन घुसपैठियों की मदद करने को उससे भी बड़ा क्राइम माना गया, उसमें फांसी होती है। मतलब कोई विदेशी भारत में आ रहा है, ये तो आजीवन कारावास। लेकिन अगर जो लेकर आ रहा है उसको फांसी, जो लेके आ रहा है या जो आने के बाद मदद कर रहा है जानते हुए कि ये घुसपैठिया है, उसको झुग्गी बनवा रहा है, उसके डॉक्यूमेंट बनवा रहा है, उस पे फांसी। हमको हाइपोथेटिकली मैं सोच रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ भारत देश में होने लगे तो क्या होगा? नहीं, आपको भारत को बचाने के लिए ये करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे आउट, और कोई तरीका नहीं है। आप ये सोचो कि कांग्रेस क्या करेगी, MIM क्या करेगी और जमीयत उलमा हिंद, ये आप सोचोगे तो आप देश को बचा ही नहीं सकते। ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास। हमको तो यहां से खदेड़ना पड़ेगा। और खदेड़ने का तरीका, अब कुछ लोग कहेंगे भाई 5 करोड़ घुसपैठियों को आप क्या करोगे, कितने डिटेंशन सेंटर बनाओगे, जेलें तो भर जाएंगी। इनको जेल में डालने की जरूरत नहीं है। अभी हम इस स्टूडियो में बात कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ 20 चूहे आ जाएं, तो आपको 20 चूहा नहीं मारना है। आप दरवाजा खोल दो स्टूडियो का और एक चूहे को मारो, 19 चूहे अपने आप डर के मारे भाग जाएंगे। आपको यही करना पड़ेगा। यहां आपको सबसे पहले घुसपैठियों पे कार्रवाई नहीं करना है, सबसे पहले घुसपैठियों के मददगारों पे कार्रवाई करिए। एक घुसपैठिया पकड़िए, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए, उससे पूछिए तेरा आधार किसने बनाया, तेरा राशन कार्ड किसने बनाया, तेरा ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बना, तेरा बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बना, किस पार्षद ने तुम्हारी मदद किया, किस प्रधान ने तुम्हारी मदद किया, किस विधायक ने तुम्हारी मदद किया, किस सांसद ने मदद किया। वो जितने लोगों का नाम बता रहा उनके खिलाफ FIR करिए, देशद्रोह लगाइए, इनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाइए, इनके ऊपर UAPA लगाइए, इनके पास वेजिंग वॉर की धारा लगाइए, सारी धारा लगाइए। बस कहले जो भारत में ओट जीवी नोट जीवी गद्दार बैठे हैं, इन पे कार्रवाई करिए। इन पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी, मैं कह रहा हूं घुसपैठी अपने आप भागेंगे। 90% घुसपैठी अपने आप भाग पर असम की आपने बात की, असम ने तो ये बहुत पहले रियलाइज किया था, क्योंकि एक बुक का रेफरेंस होमलैंड इनसिक्योरिटीज का मैं रेफरेंस ले रही हूँ, तो ये बताया गया कि कॉलोनियल एरा में, ब्रिटिश एरा में, जब ईस्ट बंगाल से किसानों को माइग्रेट करके असम लाया गया, शुरुआत उस दौरान से हुई और उस वक्त असम मूवमेंट हुआ 1979 टू 85। उन्होंने कहा कि हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। तो असम ने तो ये बहुत पहले रियलाइज कर लिया था, उसके बाद भी ये सब असम में ये आप मतलब अंग्रेजों के समय शुरू हुआ, उसके बाद जब फिर असम मूवमेंट हुआ। हाँ, फिर असम मूवमेंट हुआ। जब डिवीजन हुआ था उस समय भी एक मूवमेंट हुआ था, जब जोगेंद्रनाथ मंडल ने भारत में रहने के बजाय पाकिस्तान जाना स्वीकार किया और पाकिस्तान में जाके वहाँ कलाम मिनिस्टर बने। केवल सत्ता की खातिर जोगेंद्रनाथ मंडल जाके पाकिस्तान के कलाम मिनिस्टर बन गए थे और देश साथ गद्दारी किया था। और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लंबा रेजिग्नेशन लेटर जोगेंद्रनाथ मंडल का है, जो पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री थे। 26 पेज के लेटर में वो लिख रहे हैं कि मैं ढाका गया हूँ, यहाँ पे दलितों पर अत्याचार हो रहा है, मैं यहाँ गया हूँ, 300 महिलाएं नंगी अवस्था में पड़ी हुई हैं, मार मार के उनको फेंका गया, यहाँ गया हूँ तो 200 घर जले हुए हैं। ये जोगेंद्रनाथ मंडल ने पूरा अपने लेटर में लिखा हुआ है। मैंने जो CA वाली मेरी PIL है, उसमें मैंने जोगेंद्रनाथ मंडल का लेटर अपने पिटीशन में लगा रखा है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर जो चल रहा है। इस देश में जरा सोचिए, IMDT एक्ट, और वो कानून घुसपैठियों को निकालने के लिए नहीं बनाया गया था। उस कानून के जरिए घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाया जा रहा है। वो कानून अब खत्म है। उस कानून को सर्बानंद सोनोवाल जी ने PIL फाइल किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म किया। 2005 की बात है। हाँ, 2005 सर्बानंद सोनोवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद भी कांग्रेस नहीं मानी। 2012 में कांग्रेस ने 11 या 12 में बांग्लादेश के साथ नॉन लीथल ट्रीटी कर लिया। नॉन लीथल ट्रीटी का मतलब ये हुआ कि अब हमारा जो BSF का जो जवान है वो गोली नहीं चलाएगा, घुसपैठिए आएंगे केवल हवाई फायर करेगा, घुसपैठिए आएंगे केवल आंसू गैस का गोला छोड़ेगा, लेकिन गोली नहीं चलाएगा। मतलब हमारे जो BSF के जवान उनके हाथ पर बांध दिए। ये हुआ इस देश में। क्यों हुआ? कि जिससे घुसपैठिए आते रहे पहले, क्योंकि BSF उसमें भाई कुछ BSF के वहाँ कमांडेंट ऐसे आ गए जो ईमानदार थे, बड़े राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्रप्रेमी थे, तो वो जैसे घुसपैठिए आते थे गोली मार देते थे। उस वक्त की हमारी सरकार ने 2012 में बांग्लादेश के साथ नॉन लीथल ट्रीटी करके हमारे BSF के जवानों का हाथ बांध दिया। तो ये हुआ इस देश के साथ कि जो लगातार ऐसे प्रयास किए गए कि भारत की डेमोग्राफी बदलती रहे। तो ये घुसपैठ एक बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा, भारत में जमीन पे अतिक्रमण करना बड़ा आसान है। हमारा कानून इतना सड़ा हुआ है
कि अगर आपके पर्स चोरी हो जाए, उसमें 100 रुपए हो तो FIR हो जाएगा। आपका घर 5 करोड़ का हो, आपके घर पे कोई कब्जा कर ले, FIR नहीं होगा। ये क्या बात हुई? हाँ, आप जाओगे, बोले जी हमारे घर पे गुंडे आ गए हैं, तो थानेदार बोलेगा कि ये हमारा काम थोड़ी है, कोर्ट में जाओ, अपना घर खाली कराओ। आपकी एक बकरी चोरी हो जाए तो FIR हो जाएगी। आपके पूरी गौशाला पे जब कब्जा हो जाए, FIR नहीं होगी। आपके 100 रुपए चोरी हो जाए, FIR हो जाएगी। आपके 100 बीघे जमीन पे कोई कब्जा कर ले तो FIR ही नहीं होगा। ऐसा सड़ा हुआ कानून चल रहा है, इतना घटिया कानून चल रहा है। ये लैंड जिहाद इसीलिए हो रहा है। नदियों के किनारे कब्जा हो रहा है, हाईवे के किनारे कब्जा हो रहा है, रेलवे की जमीनों पे कब्जा होता जा रहा है, पहाड़ियों पे कब्जा हो रहा है। उत्तराखंड पूरा खाली हो चुका है। उत्तराखंड के लोग अपने रोजगार वगैरह के लिए शहरों में आ गए। अब उनका जो गांव खाली पड़ा है, वहां पे रोहिंग्या बांग्लादेश जाके बस गए, वहां जंगलों में बसते जा रहे हैं, वहां कोई देखने वाला नहीं। और कोई देखता भी है तो उसको 1,500 रुपये पकड़ा देते। अब अभी जो नया जो ट्रेंड आ रहा है कि जो हिमाचल, चूंकि हिमाचल की डेमोग्राफी ठीक थी, वहाँ पे 95% से ज़्यादा हिंदू हैं, उत्तराखंड में 95% ज़्यादा हिंदू हैं। अब ये घुसपैठिए वहाँ जाके बस रहे हैं हर जगह धीमे। हाँ, मतलब भारत में 800 जिलों में से 200 जिलों में डेमोग्राफी पूरी बदल गई है। उन 200 जिलों में लव जिहाद नहीं होता जहाँ हिंदू खत्म हो गए, वहाँ लैंड जिहाद नहीं होता। उन 200 जिलों में धर्मांतरण नहीं होता, उन 200 जिलों में कोई घुसपैठिया नहीं जाता। ये सारा कुछ जो हो रहा है उन 600 जिलों में हो रहा है जहाँ पे हिंदू ज़्यादा हैं, हिंदू मेजॉरिटी में हैं। और ये घुसपैठिए घुसते हैं बंगाल में और निकलते हैं भुज, कच्छ। ये घुसते हैं यहाँ असम में और निकलते हैं जाके आपके चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला निकल जाते हैं। ये हो रहा है पूरे देश भर में। समाधान उसका यही मैंने आपको बताया। आपको लव जिहाद रोकना है तो कठोर कानून बनाना पड़ेगा। अब कानून कैसा घटिया आप जरा समझो। लव जिहाद के कारण हमारी 1,000 बेटियां पर डे लव जिहाद का शिकार हो रही है। 1,000, साल में 3.5 लाख। लव जिहाद, मैं आपसे पूछता हूँ, लॉफुल एक्टिविटी है कि अनलॉफुल एक्टिविटी है? अनलॉफुल एक्टिविटी, अनलॉफुल है, हाँ, कॉमन है। और अनलॉफुल एक्टिविटी से निपटने के लिए हमारे पास कानून है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जिसको UAPA कहते हैं। 1967 में बना था। लेकिन इसमें आज तक लव जिहाद को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर नहीं किया गया। लव जिहाद हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? भाई, डेमोग्राफी बदली तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, जो डेमोग्राफी बदलती है उससे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है लव जिहाद से। लेकिन और हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है 1980, इसमें हमने लव जिहाद को शामिल नहीं किया। लव जिहाद प्लान्ड क्राइम है कि अनप्लान्ड क्राइम है? प्लान्ड क्राइम है, वेल प्लान्ड, ऑर्गेनाइज क्राइम है, अनऑर्गेनाइज क्राइम नहीं। जो प्लान्ड क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, उससे निपटने के लिए इसमें सेक्शन 111 है, लेकिन उसमें भी लव जिहाद को शामिल नहीं किया गया। मैं लव जिहाद को आतंकवाद से बड़ा खतरा मानता हूँ। कुछ लोग इसमें बहुत कहते हैं ये कैसे आप बात कर रहे हैं। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पहलगाम में कितने बहनों का सुहाग उजड़ा था? 26। उसका इफेक्ट क्या हुआ कि 26 पुरुष मारे गए तो 26 हिंदू कम हुए, 26 परिवार तो कम नहीं हुए। वो बहन बेटियां अपना परिवार बसा लेंगी तो उनका परिवार आगे चलता रहेगा, तो केवल 26 हिंदू कम हुए। आप कल्पना करिए कि 26 बेटियों को लव जिहाद में ट्रैप कर लिया जाए तो केवल 26 बेटियां कम नहीं होंगी, 26 बेटियां उधर जाएंगी, उनका अपना परिवार बढ़ेगा, उनकी वंशवेल बढ़ेगी। तो ये ज्यादा बड़ा खतरा है। ऐसे ही धर्मांतरण, आतंकवादियों ने 26 लोगों को मारा, 26 हिंदू कम हुए। अगर वही आतंकवादी 26 पुरुषों को मतलब जिहादी लोग या जो भी मिशनरीज या जो भी लोग हैं, अगर 26 लोगों को कन्वर्ट कर दें तो 26 परिवार कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि घर का जो मुखिया कन्वर्ट होगा तो सबको कन्वर्ट करेगा। तो उससे 26 परिवार कम ही नहीं होंगे, बल्कि हिंदुओं से नफरत करने वाले 26 परिवार की संख्या बढ़ जाएगी। हमें खतरा किससे है? हमें अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी के लोगों से खतरा तो नहीं है ना। हमें खतरा सारा का सारा कन्वर्टेड हिंदुओं से। हमें खतरा सारा एक्स हिंदुओं से। होली के दिन दिल्ली में तरुण को मारा था किसने? कन्वर्टेड हिंदुओं ने। अभी बकरीद के दिन यूपी के गाजियाबाद में मारा सूर्या को किसने मारा? कन्वर्टेड हिंदुओं ने। बुरहान वानी कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। अफजल गुरु कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। याकूब मेनन कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। कन्हैया लाल को किसने मारा? एक्स हिंदुओं ने। कमलेश तिवारी को किसने मारा? एक्स हिंदुओं ने। इस देश में जो अराजकता फैल रही है, जितने आतंकवादी हैं सारे एक्स हिंदू, जितने अलगाववादी सारे एक्स हिंदू, जितने जिहादी अटैक हो रहे हैं सारे एक्स हिंदू, पत्थरबाजी करने वाले सारे एक्स हिंदू, कन्वर्टेड हिंदू, राइट। आपकी जो लव जिहाद करने वाले कौन है? एक्स हिंदू। अमरावती में एक लड़का पकड़ा गया, उसके मोबाइल में 180 लड़कियों की वीडियो थी, 19-20 साल का लड़का। कौन है वो? एक्स हिंदू।
उमेश कोल्हे को किसने मारा? एक्स हिंदुओं ने। नासिक का जो धर्मांतरण हुआ है कौन कर रहा है? एक्स हिंदुओं ने किया। 4 पुश्त पहले वो सारे हिंदू हुआ करते थे, उसमें एक तो था जो उसके फादर हिंदू थे, वो खुद ही हिंदू। कन्वर्जन कितना बड़ा खतरा है कि जिन्ना के फादर हिंदू थे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, जिन्ना 12 साल में कन्वर्ट हुआ। जिन्ना जब 12 साल का हुआ तब जाके जिन्ना के फादर ने अपने आप को कन्वर्ट किया। और क्यों कन्वर्ट किया? बिजनेस व्यापार करने थे, गए थे कराची, वहीं कोई लड़की जो है हनी ट्रैप जो आज हो रहा नहीं, पहले से होता रहा, उसने ट्रैप किया और उसने धीरे धीरे उनको कन्वर्ट करा लिया। और फिर जिन्ना 12 साल में जो एक्स हिंदू हुआ, वो जिन्ना ने विभाजन करा दिया। भारत में 2000 साल में जो 25 टुकड़े हुए हैं वो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस के कारण हुए हैं। पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हुए हैं, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस के कारण हुए हैं। तो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस का जो रूट काज है, लव जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट, इसको बहुत सीरियसली टैकल करने की जरूरत है। और इसको टैकल करने के लिए केवल और केवल आपको राम नीति, कृष्ण नीति लागू करना पड़ेगा। भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मानव का मानवाधिकार, दानव को कठोर दंड। धरती पे केवल वो रहें जो धार्मिक हैं, जो अधर्मी हैं उनको सीधे आसमान में भेजा जाए। ये सिद्धांत अपनाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। आपका घर हमारा घर, आपका परिवार मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा। नहीं तो जो अफगानिस्तान में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, वही यहाँ भी 20-25 साल के बाद होगा। थॉट कमिंग इन माय माइंड कि हम लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारत, या हिंदू राष्ट्र है कुछ लोग कहते हैं। तो अगर इसी तरीके से डेमोग्राफी चेंज होती रही और बढ़ती गई तो फिर वो दिन दूर नहीं कि जब आप इस्लामिक राष्ट्र के तौर पर देखेंगे भारत को। एक चीज मैं आपको बताऊं, हमने इस पे बहुत अध्ययन किया। मार्च 1947 में होली थी, ठीक है, होली हर साल मार्च में ही आती है, फरवरी मार्च में आती है, 1947 में थी। उस 1947 मार्च में आडवाणी जी, जेठमलानी जी, मनमोहन सिंह जी, इंद्र कुमार गुजराल साहब, मिल्खा सिंह जी, सुनील दत्त जी, प्रेम चोपड़ा, यश चोपड़ा, गुलजार साहब, लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ, अमरीश पुरी, देवानंद, ये सब अपने अपने घरों में होली मना रहे थे। 6 महीने बाद सोचा नहीं होगा ना कि देश बटेगा। बटा कि नहीं बटा? बटा। राजा रणजीत सिंह ने कभी सोचा नहीं होगा पंजाब के 2 टुकड़े होंगे, हुआ। राजा शशांक ने कभी सोचा नहीं होगा बंगाल के 2 टुकड़े होंगे, हुआ। राजा हरि सिंह ने कभी सोचा नहीं होगा कश्मीर में नरसंहार होगा, हिंदू खत्म होंगे, हुआ। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि धर्म और रिलीजन में अंतर होता है, धर्म और मजहब में अंतर होता है। इस पर मेरी एक अलग सी PIL चल रही है जिसमें मैंने धर्म और रिलीजन का डिफरेंस बताया है। सारे रिलीजन एक समान नहीं होते, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। वेद पुराण, बाइबल, कुरान एक समान नहीं होता, इसको हमें समझना पड़ेगा। जो गुरुकुल में सिखाया जाता है वो मदरसे में नहीं सिखाया जाता, इसको हमें समझना पड़ेगा। जो मंदिर में होता है वो मस्जिद में नहीं होता, हमको ये समझना पड़ेगा। जैसे सारे डॉक्टर एक समान नहीं होते, सारे जज एक समान नहीं होते, सारे वकील एक समान नहीं होते, माँ के पेट से पैदा हुए जुड़वा बच्चे एक समान नहीं होते, वैसे ही इंसान के द्वारा शुरू किए गए सारे रिलीजन एक समान नहीं होते, इसको समझना पड़ेगा। और हमें जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है, इसके 5 जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, लव जिहाद, धर्मांतरण, लैंड जिहाद, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट, इसको तत्काल कानून बनाना पड़ेगा। तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती बत करने से, बतौलेबाजी करने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, सेमिनार करने से, चिंतन बैठक, मंथन बैठक, कॉन्क्लेव, कुछ नहीं होगा। कल भी 90,000 बच्चे पैदा हो गए, आज भी 90,000 बच्चे पैदा हो जाएंगे, कल भी 90,000 बच्चे पैदा हो जाएंगे। अगर यही चिंतन मंथन बैठक चले, इसके लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा। हमने चीन के साथ अगर कानून बनाया होता तो हमारी जनसंख्या 90 करोड़ होती, आज हम 150 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। हम 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक सकते थे। और अवांछित जो संतानें होती हैं, भगवत गीता में लिखा है, वो अवांछित कार्य करती हैं। ये जो 12-12, 14-14, 16-16 बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, ये अवांछित संतानें हैं, अवांछित कार्य करेंगी। ये चैन स्नेचिंग करेंगी, मोबाइल स्नेचिंग करेंगी, जरूरत पड़ने पे गला काटेंगी, ठीक है, कुछ और करेंगी, अराजकता फैलाएंगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको पूर्णिमा जी बताना चाहता हूँ, माँ के पेट से कोई आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी, उन्मादी नहीं होता। जो कुछ होता है वो पैदा होने के बाद होता है, ठीक है। पैदा होने के बाद वो क्या देखता है घर में, बाहर क्या देखता है, किताब क्या पढ़ता है, स्कूल में कहाँ जाता है, इसी पे उसका सब कुछ व्यवहार डिपेंड करता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं और मैं सबसे पूछ रहा हूं
कि जब मुगल चले गए तो मदरसा क्यों चलना चाहिए भारत में, जब अंग्रेज चले गए तो कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी क्यों चलना चाहिए भारत में, हम अपनी वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, जहां पे कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे, जहां राम और निषाद राज एक साथ पढ़ते थे, जहां राजा दशरथ और सुमंत एक साथ पढ़ते थे, एक गरीब का बेटा एक अमीर, हम ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, समान शिक्षा क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, वन नेशन वन सिलेबस क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, वन नेशन वन करिकुलम क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, क्यों हम मदरसा चला रहे हैं। और जानते हैं मुगलों ने यहाँ 1000 मदरसा खोला था, 1950 के हमारे वाले मुगलों ने 3.5 लाख मदरसा खुलवा दिया। अंग्रेज यहाँ 1000 कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी खोल के गए थे, हमारे वाले अंग्रेजों ने 3.5 लाख मॉन्टेसरी मिशनरी खुलवा दिया। और जब अंग्रेज आए थे, मैकाले ने चिट्ठी लिखा है कि यहाँ लगभग 3.5 लाख 7.5 लाख यहाँ गुरुकुल वैदिक स्कूल हैं, आज वो 7000 भी नहीं बचे हुए। सबसे पहली कहते ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन क्या है, वो सोच न पैदा हो, मक्कारी की सोच, गद्दारी की सोच, देशद्रोह की सोच, जासूसी की सोच, हरामखोरी की सोच, काम सोच, वो सोच न पैदा हो। वो सोच कहाँ से ठीक होगी, वो शिक्षा से। बट प्रिवेंशन लिया नहीं ना, अगर प्रिवेंशन किया होता तो ये स्थितियां पैदा नहीं होती। अब लेकिन कम से कम अब तो तत्काल करना ही पड़ेगा। मैं आपसे देखिए, इस देश का विभाजन किस आधार पे हुआ, रिलीजन के आधार पे, मजहब के आधार पे हुआ। जब मजहब के आधार पे इस देश का विभाजन हो गया तो फिर मजहब के आधार पे नियम, ये माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री क्यों चल रही? जब इस देश का विभाजन रिलीजन के आधार पे हुआ, मजहब के आधार पे हुआ, फिर मजहब के आधार पे ये नियम कानून क्यों, मजहब के आधार पे आयोग मंत्रालय क्यों, मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों, मजहब के आधार पे लोन वजीफा क्यों, मजहब के आधार पे मदरसा क्यों, मजहब के आधार पे कॉन्वेंट मॉन्टेसरी क्यों, मजहब के आधार पे यूनिवर्सिटी जामिया और अलीगढ़ क्यों? अगर आप मजहब, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच का एक जजमेंट है 2005 में, बाल पाटिल केस बोलते हैं, जस्टिस धर्माधिकारी ने लिखा है कि इस देश का विभाजन मजहब के आधार पे हुआ है। अगर अभी भी मजहब के आधार पे चीजें चलेंगी तो इस अगला विभाजन के लिए फाउंडेशन का काम करेगा। और 2005 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और 2006 में भारत में माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री बन जाती है। उसके पहले माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री नहीं थी, पहले यहाँ सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री होती थी, तो कुशन दे दिया ना, सामाजिक न्याय मंत्रालय था। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मजहब के आधार पर जो कुछ है उसको खत्म करो। भारत की सरकार 2006 में माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री बना दे रही है। इस देश में माइनॉरिटी के नाम पे सब कुछ चल रहा है, लोन वजीफा ये वो, लेकिन माइनॉरिटी कौन है किसी को पता ही नहीं। मेरी इस पे PIL चल रही है। माइनॉरिटी की यूनिट 100 हो सकती है कि भाई जिसकी संख्या कुछ 100 है, माइनॉरिटी की यूनिट 1000 हो सकती है कि जिसकी संख्या कुछ 1000 है। चलो देश बड़ा है तो माइनॉरिटी की यूनिट लाख भी हो सकती है जिसकी संख्या कुछ लाख है। माइनॉरिटी की यूनिट करोड़ नहीं हो सकती, या तो करोड़ों की संख्या वाले माइनॉरिटी बने हुए। UN क्या कहता है, यूनिक डिफिनेशन नंबर 1, रूलिंग कम्युनिटी को माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिल सकता। भारत में क्रिश्चियन रूलिंग कम्युनिटी रही है, रूल किया है, वो माइनॉरिटी नहीं हो सकते। मुस्लिम्स ने यहाँ रूल किया है, मुस्लिम माइनॉरिटी का दर्जा नहीं हो सकता। तो डिफिनेशन नंबर 1। डिफिनेशन नंबर 2 and the contradiction. हाँ, डिफिनेशन नंबर 2, एनी ग्रुप आर कम्युनिटी which is socially, economically, politically non-dominant, inferior in population, less than 1%. ऐसा समूह, ऐसा समुदाय जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, आर्थिक वजूद न हो, राजनीतिक वजूद न हो, न वो धंधा व्यापार करता हो, न उसके पार्षद प्रधान हो, न उसके सांसद विधायक हो, उसकी कोई पहचान नहीं हो, संख्या में नगण्य हो, 1% से कम हो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी। हम तो दोनों डिफिनेशन में माने, एक भी नहीं हमने इंप्लीमेंट किया, ना डिफिनेशन नंबर 1 इंप्लीमेंट किया, ना डिफिनेशन नंबर 2 इंप्लीमेंट किया। और जब भारत सेकुलर हो गया, चलो सेकुलर शब्द पहले संविधान में नहीं था, 76 में तो सेकुलर भी आ गया। तो जब सेकुलर हो गया तो सेकुलर देश में तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, क्योंकि वहां तो सब एक समान है। तो इससे भी नहीं होना चाहिए। तीनों पैरामीटर्स में खारिज है, एकदम खारिज है। मेरी इस पे PIL चल रही, मैंने तीनों ग्राउंड का, हमने कहा ग्राउंड नंबर 1, ग्राउंड नंबर 2, ग्राउंड नंबर 3। माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट वहां दिया जाता है जहां सब एक समान नहीं होते, जैसे पाकिस्तान, वहां मुस्लिम और गैर मुस्लिम एक समान नहीं है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सीरिया, वहां चूंकि सभी सिटीजन को इक्वल राइट नहीं होता, इसलिए वहां पे जो कम संख्या में समुदाय होता उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक दिया जाता, भाई ठीक है माइनॉरिटी कमीशन बना दो, इनका प्रोटेक्शन बना दें। प्रैक्टिकल बेस पे भी देखो, भारत में मेजॉरिटी घट रही, माइनॉरिटी बढ़ रही है, तो फिर माइनॉरिटी प्रोटेक्शन किस लिए चाहिए? अरे भैया मान लो माता पिता ने बोला
कि भाई एक बच्चा हमारा गरीब, एक बच्चा कमजोर है, इसको पोलियो ओलियो है, इसको एक गिलास दूध देते रहना, समझ में आ रही है? लेकिन वो पोलियो है ही नहीं उसको, तो जबरदस्ती क्यों पिला रहे हैं उसको कि नहीं छोटे वाले को हमको दूध पिलाना ही पिलाना है, क्यों पिलाना? अरे जब बड़ा छोटा एक बराबर हो गया है और हम देख रहे हैं कि छोटे वाले की ग्रोथ ज्यादा अच्छी है, बड़े वाले से तो कम हो रही है, बड़े वाले के तो धीरे धीरे। मेरा एक दोस्त था, मेरे साथ पढ़ता था 6वीं 7वीं 8वीं तक, मेरे 2 बच्चे हैं, उसके 14 बच्चे, ठीक है? वो दादा भी बन गया और नाना भी बन गया। हमारे बच्चों का भी शादी नहीं हुई है। द रेट उसकी 3rd जनरेशन शुरू हो चुकी है। हमारे 2 बेटे, उसके 14, और उसके 6 या 7 बेटों को भी शादी हो चुकी है। हमारे 2 में किसी एक की भी शादी नहीं हुई है। उसकी संख्या अभी तक जाके लगभग 40 के आसपास पहुंच चुकी है। हम 2, हमारे 2, हम 4 ही बचे हुए। नहीं ये जो इम्बैलेंस हो रहा है, इसको कौन देखेगा? नहीं, तो इसी इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए आपको लगता है कि एनआरसी और सीएए जैसे कानून जो सरकार ने लाने की बात की, जो प्रक्रियाएं अपनाने की बात की, वो मददगार होगी और इसको फौरी तौर पर और स्ट्रिक्टली लागू करने की जरूरत है? एनआरसी बहुत जरूरी है, लेकिन एनआरसी असम में फेल हो चुकी है। तो क्यों फेल हुई? भ्रष्टाचार के कारण। जैसे ही असम में एनआरसी हुई, हमारे यहाँ कुछ भी होता है तो मैटर एक बार कोर्ट में जरूर जाता है। सरकार कुछ भी लेगी तो कोर्ट में लोग जाएंगे, चैलेंज करेंगे। बैठे हुए यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बड़े दिग्गज वकील हैं, भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, वो फटाफट आ जाते हैं। तो जैसे देश में एनआरसी शुरू होगी फिर वही होगा जैसे असम में हुआ। असम में एनआरसी फेल कैसे हुई? असम में जैसे ही एनआरसी शुरू हुई वैसे ही पिटीशन फाइल हो गई। वो पिटीशन चलती रही, वहाँ तारीख पे तारीख चलती रही। वो कुशन मिल गया वहाँ के घुसपैठियों को। उन्होंने फटाफट 2000 में आधार, 2000 में राशन कार्ड, 2000 रुपये में बर्थ सर्टिफिकेट, 3000 रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस, 10 से 12,000 रुपये खर्च किया और 5 डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लिया। जब घर एनआरसी क्या होती है कि डोर टू डोर आते हैं, टीचर आते हैं, क्लर्क आते हैं, लेखपाल आते हैं, पटवारी आते हैं, घर घर आते हैं, एक रजिस्टर बनाते हैं। वो उसमें हर पन्ने के ऊपर परिवार का मुखिया का नाम, फिर उसके सदस्यों का बड़ा। तो जब एनआरसी शुरू हुई पूर्णिमा जी, तो गजब का खेल हुआ। भाई जो आदमी असम का रहने वाला वो तो पैसा देगा नहीं। वो क्यों पैसा देगा? तुम आए हो एनआरसी करने, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम एनआरसी करो। घुसपैठियों ने उनको पर हेड जितने परिवार में थे उसमें से उसके हिसाब से नोट देना शुरू कर दिया। उसमें 2000 के नोट तो वो रजिस्टर में चढ़ते गए। अब जो ये सरकारी कर्मचारी एनआरसी करने वाले बड़े चालाक, उनको लगा कि हम असम के लोगों का भी नाम रजिस्टर में रखेंगे और घुसपैठियों का नाम भी रजिस्टर में रखेंगे, तो जिस दिन ये रजिस्टर कंप्लीट होगा असम की जनसंख्या तो बढ़ जाएगी। तो वो क्या करते थे, दिन भर जितने लोगों से पैसा लेते थे, जितने परिवारों को जोड़ते थे, उतने असम के परिवारों को छोड़ देते थे रजिस्टर में। समझ रही हैं आप? घुसपैठियों को नाम जोड़ दिया रजिस्टर में, जो असम के लोग थे उनका रजिस्टर में नाम ही नहीं जोड़ा। तो जब कंप्लीट हुई एनआरसी तो घुसपैठिया असम के नागरिक बन गए और जो असम के नागरिक थे वो घुसपैठिया हो गए, उनका नाम ही रजिस्टर में नहीं। तो फिर हंगामा शुरू हुआ, फिर बवाल हुआ। तो मेरा ये कहना है एनआरसी करने के पहले चीन जैसा भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनाना पड़ेगा। जो घूसखोरी करेगा उसको उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने, सिटीजनशिप खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, नहीं तो पूरे देश में एनआरसी फैल हो जाएगी। दूसरा मेरा ये कहना है एनआरसी ऐसे मत करिए, 5 करोड़ लोगों को एनआरसी करने में वो कहते नहीं बहुत अव्यवस्था फैल जाएगी। क्योंकि आप एनआरसी करेंगे न, आपके पास संख्या आ जाएगी, उस संख्या को करेंगे क्या? भाई अभी हमने एसआईआर पे जो पीआईएल फाइल किया था उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो इलेक्शन कमीशन के पास आंकड़े हैं नाम कटे वाले, ये सारे आंकड़े आप गृह मंत्रालय को दे दीजिए। अब गृह मंत्रालय अगर उनको सबको पकड़ लेना तो आपको कम से कम अभी 1000 से ज़्यादा तो आपको जेल बनवानी पड़ेगी, और जेल एक दिन में तो बनती नहीं, उसको कई साल में लग जाते हैं जेल बनाने में। ये नहीं करना। इसका तरीका ये है, एक डेडलाइन दी जाए कि ये 3 महीने की विंडो है, इसमें जिनको जिनको जाना है चले जाओ। उसके बाद अगर पकड़े गए तो घुसपैठियों को आजीवन कारावास देंगे और घुसपैठियों को मददगारों को फांसी देंगे। मैं यहीं जो बैठे हैं ना, जितने पार्षद प्रधान उनके मददगार, उनको सबको पता है कि हमारे मोहल्ले में कितने रहते हैं। ये पार्षद प्रधान खुद ही एनआरसी कर करके उनको धक्के मार मार के बाहर निकलो यहाँ से, भागो नहीं तुम्हारे चक्कर में हम भी पकड़े जाएंगे। क्योंकि यहाँ के जो मददगार हैं घुसपैठियों के, वो भी ना संख्या लाखों में है उनकी। आधार बनाने वाले को पता होता है कि उसने कितने लोगों का आधार बनाया। वो फोन कर करके बोलेगा, जा के बोलेगा भैया तू भाग यहाँ से, तेरे चक्कर में मैं जाने वाला हूँ। तो ये एक बार कम कर ले, ये काम कर ले, एक बार 90% घुसपैठिए भाग जाए
फिर जब 10% बचे रहेंगे ना, फिर एनआरसी फिर उसके बाद उनके साथ डील करेंगे और फिर एनआरसी को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से एक रैपिड फायर की तरफ अश्विनी जी चलते हैं, क्योंकि हम अर्थव्यवस्था की भी बात करते हैं और दूसरी तरफ हम डेमोग्राफी की बात करते हैं। आने वाले 25 साल में बड़ा मुद्दा आप क्या देखते हैं, इकोनॉमी या फिर डेमोग्राफी? मेरा मानना है कि अगले 25 साल में डेमोग्राफी ज़्यादा मुद्दा है, सुरक्षा ज़्यादा मुद्दा है। घर मॉडर्न हो चाहे ना हो, घर सुरक्षित होना चाहिए। ऐसे देश विकसित हो चाहे ना हो, देश सुरक्षित होना चाहिए। एनआरसी समाधान है या विवाद है? एनआरसी इसका समाधान है। एनआरसी समाधान है। एनआरसी एकदम रियलिटी है। एनआरसी की जरूरत है और बहुत लेट नहीं करना चाहिए, तो तत्काल शुरू कर देना चाहिए। इलीगल माइग्रेशन सिक्योरिटी इशू है या ह्यूमैनिटेरियन इशू से भी इसको उस पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए? इलीगल माइग्रेशन हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। ये अनलॉफुल एक्टिविटी है, ये प्लान्ड क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम है और ये वेजिंग वॉर है, ये इनडायरेक्ट वॉर है। 5000 घुसपैठिए गए थे, उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया। वही मॉडल भारत में अपनाया जा रहा है। जिस दिन यहाँ इतने बांग्लादेशी आ चुके हैं, किसी दिन पता चला भारत बांग्लादेश के साथ मैच हुआ और भारत ने बांग्लादेश को हराया, उसी दिन ये आगे नहीं शुरू कर देंगे मैच का बहाना लेके, जैसे फ्रांस में हो रहा है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वास्तविक चिंता है या फिर पॉलिटिकल टूल? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इसमें दोनों है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में डिपेंड करता है आप किसकी आइडेंटिटी कर रहे हैं। मेरा मानना है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे बहुत आवश्यक भी हो जाता है उसको करना, लेकिन बहुत सारा इसका मिसयूज भी होता है, तो दोनों है इसमें। और जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो 2050 का भारत आप कैसे देखते हैं? एक युवा भारत के तौर पर देखते हैं या वृद्ध भारत आपको 2050 में नजर आता है? अगर हम दो हमारे दो लागू नहीं किया, या हम दो हमारे दो नहीं, तो कम से कम हम दो हमारे 3 सही। ठीक है भाई, दूसरी बार 2 बेटियां हो गई तो एक मौका और दे दिया, या दूसरी बार जुड़वा हो गया तो उसको तीसरे का मौका दे दिया। लेकिन 3 से ज्यादा बच्चों पे रोक लगाना जरूरी है। अगर हमने ऐसे नहीं किया, भारत केवल बर्बाद होगा। अभी 25 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है, ये मौत और बढ़ेगी। भारत में आप रूट कॉज एनालिसिस करिए, पॉल्यूशन के कारण 10 लाख लोग साल में मर रहे हैं, उसका रूट काज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मिलावटखोरी के कारण साल में 2 लाख लोग मर रहे हैं, उसका रूट काज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सड़क पर रोड एक्सीडेंट है भीड़ के कारण, उसका मूल कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जमीन विवाद में साल में 2 लाख लोग मर रहे हैं, उसका बड़ा कारण है जमीनें कम होती जा रही हैं, झगड़ा बढ़ता जा रहा है, मूल कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। भारत में 50% समस्याएं, जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण की समस्या, सबका मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। अगर इसको नहीं रोका गया तो 2050 तक भारत बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, मैं कहता हूं बम विस्फोट से ज्यादा खतरनाक है जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बॉर्डर सिक्योरिटी आपको क्या लगती है, पर्याप्त लगती है या अपर्याप्त लगती है? मेरा मानना है कि बॉर्डर सिक्योरिटी पे और इनहेंस करने की जरूरत है। वह अंदर थोड़ा कम भी काम हो तो, लेकिन बाहर बहुत जरूरी है और इसको पीपीपी भी कर देना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर चीन इतने प्राचीन समय में अपनी दीवार बना सकता है तो हमें भी अपनी भारत की दीवार बनाना चाहिए। भले ही वो हम प्राइवेट लोगों के साथ काम कर लें। भाई, इस देश में अगर एक कॉल दे दी जाए कि हमें भारत की दीवार बनाना है, कौन कौन इसमें अपना कंट्रीब्यूट करना चाहता है, मुझे लगता है इस भारत में कम से कम 100 उद्योगपति ऐसे हैं कि वो 10-10 किलोमीटर तो अपनी तरफ से बनवा देंगे, 1000 किलोमीटर तो वही बनवा के दे देंगे। और कर सकते हैं, 1-8% सेस लगा सकते हैं। लेकिन अब जरूरत आ चुकी है कि जहां बिल्कुल दीवार नहीं बन सकती, जहां एकदम खंडहर है, खाई है, पहाड़ है, वहां नहीं बन, लेकिन बाकी जगह एक हमें अपनी 30-40 फीट ऊंची और 20-30 फीट चौड़ी अपनी भारत की दीवार बनानी चाहिए। ताज़ा सेंसस आने के बाद थोड़ी स्थितियां बेहतर होंगी। ताज़ा सेंसस आने के बाद आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाएगा। ताज़ा सेंसस आने के बाद कम से कम बहुत सारे सवाल अभी जो खड़े हो रहे हैं उनका जवाब अपने आप मिल जाएगा कि वास्तव में भारत की पॉपुलेशन क्या है और वास्तव में समस्या क्या है। एक बात आप समझ लीजिए, हमारे पास जमीन केवल 2% है और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। कहने का मतलब चारपाई हमारे पास 2 है या कुर्सी 2 है, सोने वाले 20 हैं। हमारे पास पानी मात्र 4% है और 20 जनसंख्या 20%, यानी 4 गिलास पानी और पीने वाले 20 खड़े हुए। इसको रोकना बहुत जरूरी है, ये हमारी सबसे बड़ी चिंता का विषय नहीं। और अगर जितनी भी आशंकाएं, जितने भी डर अभी तक की बातचीत में आपने जाहिर किए, अगर इस पर हमने काम नहीं किया तो अगेन कमिंग बैक, आने वाले 25 सालों में भारत कहां पर होगा? देखिए, आम जनता पिसेगी, आम जनता पिटेगी, आम जनता परेशान होगी। जब अराजकता फैलती है तो जो नेता है सबसे पहले निकल लेते हैं। जब तालिबानियों ने कब्जा किया अफगानिस्तान पे तो राष्ट्रपति पहले वहां से चार्टर्ड प्लेन लेके भाग गए। जब बांग्लादेश में अराजकता फैली तो वहां की प्रधानमंत्री सबसे पहले निकल आई चार्टर्ड प्लेन लेके। तो जैसे ही 1947 में विभाजन शुरू हुआ तो जितने पढ़े लिखे समझदार लोग थे, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, बाकी सब लोग अपने आप भाग आए, पहले भाग आए। फंसता कौन है? आम जनता।
मिडिल क्लास फंसता है, लोअर क्लास फंसता है, किसान फंसते हैं, मजदूर फंसते हैं। तो ये जैसे आपका बंगाल में देख लो, जैसे अराजकता फैलना शुरू हुई, कलकत्ता में जितने थे संभ्रांत लोग, संपन्न लोग, उन्होंने अपना घर ले लिया, कोई सूरत में ले लिया, कोई यहाँ ले लिया, कोई वहाँ ले लिया। मतलब वो तो बैठे हुए थे कि अगर किसी दिन दिक्कत आएगी हम सीधे फ्लाइट में बैठेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। ये सिचुएशन है। भारत में भी नेताओं और नौकरशाहों का यही हाल है। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अपने फार्म हाउस बना लिए हैं, घर बना लिए हैं। कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ आपको। बहुत सारे नेताओं ने, भारत के बहुत सारे नौकरशाहों ने, बहुत सारे व्यापारियों ने, संभ्रांत लोगों ने, किसी ने ऑस्ट्रेलिया में, किसी ने कनाडा में, किसी ने ब्राज़ील में, किसी ने जर्मनी में, किसी ने स्विट्जरलैंड में, इन सब लोगों ने अपना हिसाब किताब कर लिया है। उनको ये पता है कि 25 साल के बाद यहाँ अराजकता आएगी, तो उन्होंने अपना सेफ ठिकाना पहले वहाँ बना लिया है। फंसने वाली जनता है, इसलिए मैं आप सबसे जनता से कहता हूँ, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, अपने सांसद विधायक को पकड़िए, उनसे सवाल शुरू करिए। अब अगर आप पार्टियों की गुलामी करते रहेंगे, आप जो है पार्टियों के इशारे पे काम करते रहेंगे, जो पार्टी कहेगी, जो नेता कहेगा वही मानेंगे, तो आपकी तो कैसे कैसे निकल जाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। और समझना ये भी होगा कि भारत की जो डेमोग्राफी जिस तरीके से बदल रही है, क्या वो किसी संगठित साजिश का हिस्सा है? अगर आज नहीं जागे तो कब जागेंगे? अपना थॉट, आपके ख्याल इस पॉडकास्ट को लेकर, आपका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। पूर्णिमा स्पीक्स आप देखते रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी। एक बात तय है कि भारत विविधताओं का देश है, लेकिन इन विविधताओं में अगर किसी के अधिकारों में हस्तक्षेप होने लगे तो इसीलिए सचेत रहना भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच अगेन सर, पूर्णिमा स्पीक्स में आप शामिल हुए, और साथ ही आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।